दस्तावेज MP ऑनलाइन की साइट पर अपलोड करना है। तो दोस्तों इन दोनों के लिए पहली खबर इन दोनों के लिए अपन देने वाले हैं और सेकंड जो खबर देंगे वो प्राथमिक शिक्षक के लिए देने वाले हैं। दोस्तों आप लोग दस्तावेज जब अपलोड करते हैं तो दस्तावेज अपलोड करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, उन सावधानियों के ऊपर हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। दोस्तों जो दस्तावेज अपलोड करने संबंधी कुछ निर्देश हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों वे निर्देश मैं आपको आज बताने वाला हूं। निर्देश की जो हाइलाइट्स है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिएगा, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने प्राप्तता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। पहली खबर थी आपकी अनारक्षित के EWS श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के लिए, वे अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। नंबर 2, इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे भी अपना प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों इसमें एक तो EWS वालों को भी दस्तावेज अपलोड करना है और पिछली 2018 की पात्रता परीक्षा में पात्र पाए गए उम्मीदवार जिनको नियुक्ति नहीं मिली है, वे भी अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों में भर्ती नियम 2018 और इस नियम के समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में प्रवर्गवार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल HTTP ये आपको साइट दी गई है, इस साइट पर उपलब्ध होगा। वास्तविक रिक्तियों की जानकारी एवं रोस्टर आरक्षण आदि विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल PRC ये साइट दी गई है, इस पर शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 4, इस विज्ञापन दिनांक की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा। जिस दिनांक को विज्ञापन जारी हुआ है, इस दिनांक की स्थिति में उनकी आयु सीमा की गणना की जाएगी एवं जो भी उनका आयु से संबंधित जो भी उनका इशू है सारा इसी तारीख से काउंटिंग किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल नंबर अथवा ईमेल में परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो वे अपने ID प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ये मामला उन अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है जिनने अपने मोबाइल नंबर फॉर्म फिलअप करते समय गलत डाल दिए हैं या उनने नंबर सही डाले थे पर वो मोबाइल अब चालू नहीं है। ऐसी अवस्था की कंडीशन में आप अपने ID प्रूफ को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ले जाकर वहाँ से आप अपने नंबर्स को अपडेट करवा सकते हैं। अगला है अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, आपको नीचे दी गई है। दस्तावेजों की सूची आप देखिएगा। दोस्तों दस्तावेज अपलोड करते समय कुछ सावधानियां आपको रखना है। सर्वप्रथम आपको अपने रोल नंबर दर्ज करके अपना जो डाटा है उसको ओपन कर लेना है। डाटा ओपन करने के उपरांत आपको पासवर्ड और ID बनाने पड़ेंगे। पासवर्ड और ID बनते ही आप उससे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके अपने दस्तावेज उस पर अपलोड कर पाएंगे। दस्तावेज को स्कैन करना है, स्कैन करने के उपरांत उस पर नंबर वाइज जो उसमें लिखा रहेगा उस पर आपको अपलोड करते जाना है। अपलोडिंग में सबसे पहले आपको 10th का अंक सूची अपलोड होने वाला है और उसके बाद 12th का अंक सूची आपका अपलोड होगा, स्नातक का अंक सूची आपका अपलोड होगा, B.Ed या D.Ed जो भी आपके पास है व्यावसायिक योग्यता उसका दस्तावेज अपलोड होगा। उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड होगा। उसके बाद आपको अगर आपका अतिथि का अनुभव है तो वो भी उसमें शो करेगा। उसके लिए आपको प्रमाण पत्र डाउनलोड करके उस प्रमाण पत्र को उसमें अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी अपलोडिंग की प्रोसेस। अब आपको नीचे दिखाया गया है कि आपको दस्तावेज में क्या क्या लेकर जाना है। यदि अपलोडिंग शेष है बाकी है तो आपको दस्तावेजों में क्या क्या अपलोड करना है। और जिन लोगों ने अपलोड कर दिए हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है कि वे समय रहते देख लें कि उनने क्या क्या अपलोड किया है और किस टाइप से किया है। अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक पद तो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10th और 12th की मार्कशीट लगाना है। स्नातक उपाधि की तीनों वर्षों की या प्रत्येक सेमेस्टर की अंकसूची आपको वहाँ अपलोड करना है। स्नातकोत्तर उपाधि की दोनों वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर की अंकसूची आपको वहाँ अपलोड करना है। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी जो भी आपकी जाति है, जाति का प्रमाण पत्र आपको उसमें अपलोड करना होगा और अनारक्षित वर्ग के को EWS का प्रमाण पत्र वहाँ पे अपलोड करना होगा और वो भी नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अतिथि शिक्षक के लिए आपको DO से प्रमाणित अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र वहाँ पे अपलोड करना होगा। यदि आप दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या जो भी आप अन्य कैटेगरी अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसके लिए भी डिजिटल प्रमाण पत्र वहाँ पे अपलोड करना होगा। B.Ed की अंकसूची सभी सेमेस्टर या अगर आपका 1 से अधिक वर्षों में है तो वर्षों की जो अंकसूचियाँ हैं वो आपको वहाँ पे अपलोड
करना है। यदि आयु छूट संबंधी आपको कोई क्लेम है तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि आपके उपनाम मिसमैच होता है या उसकी परिवर्तन की स्थिति में आपको शपथ पत्र लगाना होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दस्तावेज असंगत होते हैं, किसी में सरनेम लगा होता है, किसी में सरनेम नहीं लगा होता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ऐसी कंडीशन बनती है तो उनको शपथ पत्र बनवा के वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी अपलोडिंग की प्रोसेस पूरी होगी। ऐसे ही आप देखेंगे नीचे तो माध्यमिक शिक्षक हेतु भी कुछ बताया गया है, इनको भी 10-12 की अंकसूची अपलोड करना है। स्नातक अगर है तो तीनों वर्षों की या प्रत्येक सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड करना है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना होगा। मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अतिथि के लिए उनको सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि वहाँ पे अपलोड करनी होगी। दिव्यांगता उनके लिए सेम टू सेम नियम है। बीएड का अंकसूची आपको सभी सेमेस्टर अपलोड करना है। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा कंप्लीट वाला लगाना है। उपनाम की कंडीशन में आपको शपथ पत्र लगवाना है। तो दोस्तों ये थी आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो अपलोडिंग प्रोसेस है वो गलत हो जाएगी और आपको बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं वर्ग 3 की। वर्ग 3 वाले छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वर्ग 3 वाले छात्रों के साथ शासन ने गेम खेला है। वर्ग 3 वाले छात्रों का दिशा निर्देश जो जारी हो चुका था और दिशा निर्देश जो जारी हुआ था वो यहाँ डाउनलोड्स में के नीचे दिखाया जा रहा था, पर अब उसको हटा दिया गया है। और दिशा निर्देश भी ऐसा दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जिस पे न तो जारी करने का डेट मेंशन किया गया था और न ही जो उसमें एक्टिविटीज़ होना है, पदों की संख्या कब आना है, उसका जो शेड्यूल है उसकी भी कोई डेट्स उसमें मेंशन नहीं थी। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि डीपीआई ने एमपी टेट के छात्रों के साथ गेम खेला है। गेम में दोस्तों आपका यहाँ पे दिशा निर्देश अपलोड कर देना एक शासन के लिए प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये वास्तव में कितनी जवाबदारी, कितना अनुशासनहीनता का प्रमाण है। दोस्तों यहाँ पे ये साइट कौन चला रहा है? भाई शासन की साइट है, शासन चला रहा है, तो शासन एक चीज़ डाल के उसको फिर हटा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनुशासनहीनता का प्रतीक है। दोस्तों एक बार डालने के बाद अगर उसको हटा दिया जाए तो छात्रों के दिल पे क्या बीतती होगी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अपलोड करने का शासन का हो सकता है एक उद्देश्य होगा। लगातार छात्र भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, तो उस आंदोलन को शांत करने के दृष्टिकोण से उनने वो अपलोड बिना डेट वाला दिशा निर्देश अपलोड कर दिया था और जैसे ही आंदोलन थोड़ा शांत हुआ उनने फिर से वहाँ से हटा दिया। तो दोस्तों ये गलत है। ऐसा आज के एमपी टेट वर्ग 3 वालों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों हमारा उद्देश्य है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या एमपी पटवारी जो भी है, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएं, आपको सफलता दिलवाएं और आपको सफलता मिले इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमने तो कसम खा रखी है कि हम आपकी जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक आपकी हेल्प करते रहेंगे और आपकी जो नवीनतम अपडेट्स हैं वो आपको देते रहेंगे। और आपके लिए अगर लड़ना भी पड़ता है तो हम लड़ेंगे, आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास वाले घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।